नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नंबर 12 पर हम हाजिर हैं लेकर अपना लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है केमिस्ट्री का। और रसायन विज्ञान की जब बात होती है तो आपके जहन में सबसे पहले एक बात आती होगी, वो होती होगी कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब में जाते हैं, धुआं निकल रहा होता है, हम लोग खेलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम पावर के होते हैं। वो सिर्फ हमारे सीखने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में हमें प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं। तो उसमें फन है, उसमें लर्निंग है और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो आपको नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो केमिस्ट्री की ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर हम हाजिर हैं। आप भी इसका हिस्सा बने, टेलीफोन नंबर का प्रयोग करें, ईमेल आईडी का प्रयोग करें। मैं आपको बता देता हूँ कि आज केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और ये पढ़ाने के लिए जो हमारी गेस्ट हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं मिसेज मोनिका चोपड़ा, आप पीजीटी हैं केमिस्ट्री, एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग में। मिसेज मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राहुल, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री की क्लास है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स है और ऐसा लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। मैंने भी कुछ धुआं निकाला था, मुझे डांट भी पड़ी थी। लकीली कोई मतलब देयर वाज नो हार्म इन माय प्रैक्टिकल। ये बात बहुत पुरानी है। तो क्या आज केमिकल काइनेटिक्स में क्या खास है? देखिए, केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ हैं। ठीक है, हमें मालूम है। हम माचिस जलाते हैं, घर में यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं। आप जलाएंगे? चलाइए। मैं पहले अपनी प्रोडक्शन टीम से पूछ लूं, स्टूडियो में अलाउड भी है? बिल्कुल पूछ लीजिए। मतलब कुछ नहीं होगा, माचिस हम घर पे भी चलाते हैं। मुझे डर लग रहा है। ये देखिए, जल गई। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है। कितनी देर लगी इसको जलने में? सेकंड का बहुत छोटा भाग। बहुत जल्दी। क्या हम कह सकते हैं ये फास्ट रिएक्शन है, जल्दी से हो गया? यस। इसको बुझा दीजिए आप। चलिए, इसको बुझा देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जी, राइट। और अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस या तो मॉडरेट होते हैं, या तो फास्ट होते हैं, या तो स्लो होते हैं। ओके, राइट। तो अगर हम बात करें फास्ट रिएक्शंस की, जैसे कि अभी आपने एक मैचेस की तीली जलाई, या आपने देखा कि आप फायर क्रैकर्स से खेलते हैं, तो ये सब जो है ये सब हमारे फास्ट रिएक्शंस हैं। ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको सालों साल लग जाते हैं। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। कोयला, क्यों नहीं हम लैब में फटाफट कोल बना लेते और एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर लेते हैं। हम इतना कुछ बनाते हैं, बट उसका फॉर्मेशन इतना लंबा है, तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ रिएक्शंस की जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, राइट, वो मॉडरेट रेट पे प्रोसीड करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की और उनके मॉडरेट रेट की। ठीक है। अच्छा राहुल, एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ बुलेट ट्रेन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं तो ये सोचूंगा कि इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। और बहुत अच्छा लगेगा जब हम बैठेंगे उसमें और वो ऐसे उसमें थ्रिल होगा, स्पीड होगी उसमें। तो वो स्पीड, वो थ्रिल है ना, वो स्पीड, वो थ्रिल हमारे केमिकल रिएक्शंस में है। और केमिकल काइनेटिक्स उसको मेजर करता है कि कितनी स्पीड से हमारा रिएक्शन होगा, कितने टाइम में हमारा रिएक्शन होगा। दही जमाइए जरा, घर पे जमता है, बिल्कुल स्पीड से जमा दीजिए। ओवरनाइट का है केस, वो तो जल्दी कैसे हो सकता है? सर्दियों में ओवरनाइट और गर्मियों में 2-3 घंटे मामूली सी बात है, राइट। तो होता क्या है कि हर रिएक्शन का अपना एक स्पीड है, अपना एक रेट है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सरल भाषा में या आपकी और हमारी भाषा में रेट इज सिंपली द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और केमिकल काइनेटिक्स उसको मेजर करता है। जब हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, मतलब हम हर रिएक्शन के स्पीड की बात कर रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, राइट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो भी हमने लिया, जैसे इसमें माचिस की तीली में आपने जब उसको ब्रिस्क दिया तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए तो रिएक्शन हुआ। तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल है कि मॉलिक्यूल्स को सिर्फ आपस में टकराना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें छोटा सा नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, लेकिन हमारी एक टर्म एंड कंडीशन है और वो ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। सो वी टॉक हियर अबाउट इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट।
Okay. अब दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है इफेक्टिव। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं आप इफेक्टिव? तो इफेक्टिव कोलिजन की मैं अगर बात करूं तो हम यहाँ पर दो चीजों की बात करते हैं। पहली होती है एनर्जी। ठीक है। मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए, आपस में कोलाइड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, राइट? और दूसरी चीज होती है ओरिएंटेशन। अगर ये दोनों चीजें प्रॉपर हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वरना हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, राइट? ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट? अगर एक भी मिसिंग हो, आप कहें मैडम मेरे पास एनर्जी तो बहुत है, आज ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट हो गया तो प्रोडक्ट बना दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें दोनों ही कंडीशंस मीट करनी है, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो एनर्जीज तो हम समझते हैं, हम सबको मालूम है। आज मेरे में एनर्जी ज्यादा है तो मैं उछल कूद करूंगी, आज एनर्जी कम है तो मैं सबसाइड करूंगी। सिमिलरली हमें ये समझना है कि ओरिएंटेशन क्या है। बचपन में आप सबने जिगसॉ पजल जरूर खेला होगा। लो राहुल, थोड़ा सा खेलते हैं। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए मेरे पास जिगसॉ पजल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको जोड़ने की। अरे वाह, ये जोड़ लिया है मैंने। ये ऐसे भी हो सकता है। यस, जुड़िए दो तरीके से। ये एक और, ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया है। नाउ आई कैन होल्ड ओनली वन पीस एंड दे आर टुगेदर। वेरी गुड। राहुल को 10 में से 10। राहुल ने बचपन में खूब जिगसॉ पजल्स करे हैं। जी। राहुल, मैं तुमसे एक बात पूछूंगी। अगर हम इस जिगसॉ पजल को देखें जी, तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे ही क्यों फिक्स किया, ऐसे फिक्स क्यों नहीं किया, या आपने इसको ऐसे ही क्यों फिक्स किया, आपने इसको ऐसे फिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि हम इस जिगसॉ पजल के इस पीस को देखें तो ये सब जो आउटर स्पेसेस हैं इसके, ये बाहर निकले हुए हैं। और ये इसमें फिक्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, राइट? और इसमें स्पेस बना हुआ है, मुझे लगता है, जो आसान भाषा में हम यदि कहें, हाँ, ये ऐसे इसमें अकोमोडेट हो जाएगा। सिमिलरली अब एक इसमें रह गया है, तो ये हम ये वाला उठाएं एंड वी कैन प्लेस इट लाइक दिस, राइट? तो बचपन में जब हम बच्चों को जिगसॉ पजल खिलाते हैं तो इसका एक पर्पस होता है कि उन्हें समझ आए कि किसको कहाँ फिक्स करना है और क्या ओरिएंटेशन है, राइट? अगर बच्चा ऐसे ऐसे करेगा तो उसे धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा कि ये इसमें फिक्स नहीं हो रहा है, तो वो उसको प्रॉपरली ओरिएंट करेगा और उसमें फिट करेगा। ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में ओरिएंट करते हैं। जब वो सही डायरेक्शन में टकराते हैं तब प्रोडक्ट बनता है, राइट? अब जब हम ये समझ गए कि रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, राइट? अगर आप ये पिक्चर देखें, एक जो मैं ग्राफ स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया है, राइट? तो A अगर मेरा रिएक्टेंट है, आपको ये दिख रहा होगा, और C जो है मेरा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है बीच का पड़ाव। रिएक्शन के शुरू होने और खत्म होने के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है तो हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी है। आप देख सकते हैं, हमें कुछ ऊंचाई पर जाना है, पीक पे जाना है, राइट? उस पीक पे जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट? एक बार हम उस पीक पे पहुंच गए, जैसे हम माउंटेन क्लाइंबिंग में जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे स्लाइड डाउन कर जाएंगे। वी कैन स्लोली मूव डाउन टू प्रोडक्ट, और हमारा प्रोडक्ट इस ग्राफ में बी के द्वारा दिखाया जा रहा है, राइट? सो वी हैव रिएक्टेंट्स एज ए एंड प्रोडक्ट्स एज बी। तो अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं और बीच में ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है हमें एनर्जी चाहिए। इसी फिगर में आप देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन में बॉन्ड है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, इनके बॉन्ड टूटेंगे और आयोडीन और H के बॉन्ड बनेंगे और HI मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक सिंपल सा रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें H और H, ये दो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल बनाया हुआ है इन्होंने, और ये I है। एक रिएक्टेंट हमारा ये है, एक रिएक्टेंट हमारा ये है। जब ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं तो H के बॉन्ड टूटने शुरू हो गए हैं और I के बॉन्ड टूटने शुरू हो गए हैं।
जबकि एक नए तरह के बॉन्ड बनेंगे जो कि H और I के बीच में बनेंगे। ओके। इस पूरी फिगर को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सारा दुख यहां से यहां जाने तक का ही है, यही रास्ता कठिन है ना? इसी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट? ओके। एक बार जब हम इस पीक पे पहुंच गए तो आसानी से ये HI बन जाएगा और ये भी HI बन जाएगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि जो पीक है वो इस नए बॉन्ड बनने और पुराने बॉन्ड टूटने का प्रोसेस है, राइट? आगे चलते हैं। अगर हमें एनर्जी समझ आ गई, बात कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी केक खाने का मन है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। ऑलराइट। राहुल के पास 10 रुपए है, राहुल ठीक है, केक खरीदना है 100 रुपए का, ओ राइट? बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्या अरेंज करना पड़ेगा? 90 और चाहिए मुझे। 90 रुपीज आपको और चाहिए, राइट? और ये 90 रुपीज कहाँ से आएंगे? अब जाहिर सी बात है, मुझे घर में देखना पड़ेगा कि मूड मांगना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मूड पहले देखना पड़ेगा, मम्मी का अच्छा है, मतलब अब इफ आई एम इन क्लास 12 नाउ, थोड़ा पॉकेट मनी भी अब होगी। आज के समय में तो बहुत आसान है, लेकिन ये मेरे समय में थोड़ा मुश्किल था। तो 90 अरेंज करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल को भी वो 90 अरेंज करने हैं, ठीक है? तो 10 वो है जो हमारे पास है, 90 वो है जो हमें चाहिए, और 100 हमारा टोटल होगा। yes. तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो 10 है, ओके। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 90 है, और जो टोटल है थ्रेशोल्ड एनर्जी वो है 100। ये रिक्वायरमेंट मीट हो गई, हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेम सिचुएशन है, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 25 है, मैं अमीर हूँ, ठीक है, ठीक? ओके। खरीदना दोनों को 100 रुपए का केक है। ओके। आपको कितने चाहिए? 90। मुझे कितने चाहिए? 75। मेरा टास्क इजी है, 75 आपका शायद आसान है। 75 मैनेज हो जाएंगे, ठीक राइट? है। तो रिएक्टेंट इनिशियली किस एनर्जी लेवल पे है, ये भी बताएगा कि हमारी रिएक्शन कितनी आसानी से हो जाएगी, ओके, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट? नाउ ये तो हमें पता चल गया, अच्छा जी रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब बात ये है कि प्रोडक्ट एक बार बन गया तो मुझे कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट बन गया, और मैं क्या मेजर कर सकता हूँ या मैं क्या मेजर कर सकती हूँ, मुझे क्या चेंज मिलेगा कि हमारा प्रोडक्ट बन गया है? तो हमें देखने को मिलता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं रिएक्टेंट्स के, राइट? उन 10 में से कुछ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट जो कि पहले था ही नहीं अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने पीपीटी में दिखाया है कि 10 मोल है आपके पास एक रिएक्टेंट के, ठीक? 1 मिनट के बाद 6 मोल बच गए, ठीक? 4 कहाँ गए? 4 रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गए, राइट? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम देखें तो वो 0 है इनिशियली जब रिएक्शन शुरू हुआ, लेकिन 1 मिनट बाद वो 4 मोल बन गए। तो जब मुझे मेजर करना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इनिशियली मेरे पास कितने रिएक्टेंट थे और अब 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद जो भी मैं टाइम सेट करती हूँ, मेरे पास कितने रिएक्टेंट बचे हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट निकालना है, स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकालें रिएक्शन की? तो आप कंसंट्रेशन मेजर करिए रिएक्टेंट की, या आप कंसंट्रेशन चेंज मेजर कीजिए प्रोडक्ट का, और आप देखेंगे दोनों ही केसेस में 10 माइनस 6 कितना आ रहा है? 4 मोल्स पर मिनट। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 4 माइनस 0 कितना आ रहा है? 4 मोल पर मिनट, राइट? तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 4 मोल पर मिनट। तो एक बार जब हमने समझ गया कि स्पीड हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, रेट हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो वी कैन टॉक अहेड। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग में जो ब्राउन और रेड कलर का मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट है,
आपस में टकरा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद येलो कलर के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए, वो हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, राइट? ठीक है। चलिए, अब हमें पता चल गया एक रिएक्शन की स्पीड होती है, हम स्पीड मेजर कैसे करते हैं, कैसे रिएक्शन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है? क्या आपके पास कोई जादुई छड़ी है कि आप मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी टकरा देंगे? क्या आप उनको फटाफट से रिएक्ट करने में मजबूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। यही तो केमिस्ट्री का जादू है, हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है, राइट? तो इसको करने के लिए हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? राइट, हमारे 4 मेन फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। एक है टेम्परेचर, दूसरा है कैटलिस्ट, तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और चौथा है, बताएं राहुल? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हाँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। तो 4 हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको दही जमाने के लिए, तो मैंने कहा गर्मियों में दही 2-3 घंटे में जम जाता है और सर्दियों में दही रात भर भी ले लेता है और हम लोग उसको थोड़ा कोसा करके जमाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर देते हैं। कई हमने अपनी मम्मियों को देखा है उसके ऊपर कपड़ा या टोपी भी डालते हैं कई बार दही जल्दी जम जाए। तो वी आर ट्राइंग टू गिव इट हीट, टेम्परेचर, ताकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाए, राइट? तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा वो टकराएंगे, राइट? आप अगर मेरी मेट्रो में आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया हो या आप लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हो, तो एक टाइम होता है जिसे आप कहते हैं पीक आवर्स और एक टाइम होता है जिसे आप कहते हैं कि इस समय रश कम होगा, राइट? दोपहर के टाइम जब आप मॉलिक्यूल है मेरे लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि आपका किसी से धक्का मुक्की नहीं होती, बिना किसी को टच किए शायद आप आराम से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। यही आप 5-5:30 बजे के टाइम पे मेट्रो में करके दिखाइए, तुम जाने कोई ना कोई आपको टच जरूर करेगा, कहीं ना कहीं कोलिजन जरूर होगी। तो इसी तरह जब एक कंटेनर में हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, तो उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं मोर इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मोर इज द कोलिजन, और कोलिजन होगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इफेक्टिव कोलिजन की, और इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, राइट? इसको हम करके देख लेते हैं। मैंने कहा आपने मान लिया, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। नहीं, मुझे उम्मीद थी क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हुई थी कि आप जो है, राइट। हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 केमिकल्स हैं, एक है सोडियम थायोसल्फेट और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम दोनों में पहले सोडियम थायोसल्फेट डाल लेते हैं, हाँ, या और एक में मैंने डाल दिया 4 ड्रॉपर, अंदाजे से कर रहे हैं अभी क्योंकि टाइम कम है, वरना लैब में हम इसको मेजर करके करते हैं। ठीक है। 4 ड्रॉपर हमने सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया। इसमें हमने डाल दिया 1 ड्रॉपर सोडियम थायोसल्फेट। तो कंसंट्रेशन क्या कर दी हमने? कम, एक में ज्यादा, एक में कम। थोड़ा सा हम इसमें पानी मिला लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन कम रखी है, राइट? इसके लिए हम थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, बंद कर लेते हैं, गिर ना जाए जी। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, राइट? अप्रॉक्सीमेटली एक ही लेवल पे ले आए दोनों को, ठीक है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है। ऐसा करते हैं, अब इन दोनों में HCl ऐड कर लेते हैं, 1 ड्रॉपर इसमें, 1 ड्रॉपर इसमें, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि रिएक्शन का रेट मॉडरेट है, न फास्ट है न स्लो है। कुछ दिखना शुरू हुआ राहुल? ध्यान से देखो, तुम्हारी तरफ करूं? ना, इट्स ओके।
मैं ये देख रहा हूँ कि जिसमें वाटर है उसमें तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो है। अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। जी जी, लेकिन जिसमें हमारा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा था, 4 ड्रॉप्स थे जिसमें, वहां पर तो कलर चेंज हो गया, वहां पर केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से हाँ, वहां पर केमिकल रिएक्शन तेजी से, क्यों क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं और यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स कम है, तो जरा सो के जागेंगे, लेकिन जागेंगे। इसमें भी रिएक्शन होगा बट लेकिन टाइम ज्यादा लेगा और इसमें टाइम कम लिया। दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ। अब देखिए, अब ये भी थोड़ा धुंधला होना शुरू हो गया। ये जो सल्फर है ऊपर आ गया है, सोडियम थाइसल्फेट और HCl का रिएक्शन है ये, और इसमें फास्ट हो गया और इसमें रिएक्शन स्लोली हो रहा है। तो इससे आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आता है। लैब में हम इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम की प्रॉक्सिमिटी की वजह से सिर्फ एक कंसेप्ट देने के लिए हमने इसको इस तरह से किया है। राइट, इसको हटा दे। परफेक्ट। राइट, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब एक चीज जो हमारे हाथ में थी वो थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने बढ़ा दिया। दूसरी चीज जो हमारे हाथ में है वो है टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, और वो जो बैरियर है जो ऊपर चढ़ना है, वो हम छोटे होते ग्लूकॉन डी या मम्मी कहती है एनर्जी ड्रिंक्स पी लो, तुम्हें आज बहुत भागना है, तो मॉलिक्यूल्स को भी भागना है, मॉलिक्यूल्स को भागकर उस पीक पे चढ़ना है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस पीक के ऊपर चढ़ने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट्स आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो सीधा सीधा सा रिलेशन होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग दैट बैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है जल्दी से, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। बट माइंड इट, दिस इज इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। हम केमिस्ट्री को फुल ऑफ एक्सेप्शंस कहते हैं, तो हम जब भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उसको एक जनरलाइज फॉर्म में हम उसको कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने देखा एक और हम इक्वेशन दी गई हमें एरिनियस की, थोड़ा सा क्लास 12th की इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम एरिनियस की इक्वेशन की बात करें तो K which is the rate constant is equal to A e to the power minus EA by RT। ये अरेनियस का इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट को, या आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है T के साथ, विच इज टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर R हमारा गैस कांस्टेंट है, जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं, और EA जो है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो अभी आपने समझा 90 रुपए राहुल, यस, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और A इज द एरिनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। राइट, ये रिलेट करता है हमारे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को, राइट, जो कि हमने इस इक्वेशन में देखा, आप स्लाइड में देख सकते हैं। राइट, तो K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। और जब हम दो टेम्परेचर कंडीशंस लेंगे T1 और T2, तो अगर मैं कहूं आपका T1 500 केल्विन है, राइट, और T2 700 केल्विन है। राहुल, तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, राइट? जी, सही। लेकिन अगर मैं सही पढ़ा रही हूँ या मैं सही बता रही हूँ तो तुम मुझे इतना बता पाओगे कि रेट स्पीड किस केस में ज्यादा होगी, 500 केल्विन पे या 700 केल्विन पे? आई होप 700 केल्विन पर। अरे यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओह, थैंक यू। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, हमारा रेट की वैल्यू या हमारे कांस्टेंट की वैल्यू K2 जो है हमारा वो हायर होगा देन K1। ओके, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। और कितना होगा वो हम डिराइव कर सकते हैं थ्रू फॉर्मूला, राइट। अब आप वापस से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखिए, तो हमने यहाँ पर डिराइव किया हुआ है राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला log ऑफ K2 बाई K1
है ना, इज EA by 2.303 RT एंड देन T2 minus T1 अपॉन T1 T2। अगेन हमारे क्लास 12th के बच्चों को ये फॉर्मूला मालूम है और इसको यूज करना आता है, राइट? ओके, आगे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जनरली हर 10 डिग्री राइज के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट ऑलमोस्ट डबल्स। जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। दिस इज अ जनरल परसेप्शन, राइट? जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऑब्जर्व किया जाता है। देन व्हेन वी टॉक कि हो क्या रहा है, राइट? इसके लिए हम अगेन मैं एक नया पेज ले लेती हूँ। जी बिल्कुल। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसकी बात करते हैं। अगर हम ये ग्राफ देखें जो हमें पिक्चर में भी दिख रहा है, स्केल की वजह से थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए तो फॉरगिव मी, वो कुछ इस तरह का है और यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और इधर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक बार हम ग्राफिकल देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, फ्रैक्शन, राइट? दैट इज n अपॉन n नॉट। ठीक है, मतलब राहुल अगर आप यहाँ खड़े हैं, आप एक मॉलिक्यूल हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, हम एक क्लास ले लेते हैं, 30 बच्चे हैं हमारी क्लास में। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनके 0 मार्क्स भी आए होंगे बेचारे, कुछ ऐसे हैं 10 पे होंगे, 20 पे होंगे, राइट? एवरेज स्कोर जो है वो 33 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्लास के मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे खड़े हैं? 33% पे। ठीक, मैम ने बोला है सबको कि डिस्टिंक्शन आना चाहिए 75 तो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, राइट? तो अगर हम ये कहें कि जो मॉलिक्यूल 75 क्रॉस कर जाएंगे वही प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके, तो इस मार्क को क्रॉस करते ही हम कहेंगे हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ये है टेम्परेचर, आज का तापमान कितना है? से 42 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो इतने लोग, इतने मॉलिक्यूल्स, राइट, जो हैं वो इसको बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं सपोजिंगली, आपका ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है, राइट? तो कितने लोग पार कर गए इस मार्क को? काफी सारे, राइट? तो हमारा टेम्परेचर से हो गया 52 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ? हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस मार्क को क्रॉस कर गए। जैसे जब हम एग्जाम आने वाले होते हैं तो लास्ट टर्म में सारी मेहनत कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म में हो सकता है हम यहाँ खड़े हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम लोग तो लास्ट में हम क्या करते हैं? सारी जान लगा देते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली और वो भागकर इस तरफ आ गए। ठीक है, राइट? और हमारे प्रोडक्ट्स बन गए और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट? तो ये अगेन रिप्रेजेंटेशन वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो रेड एरिया है वो कम है जब टेम्परेचर कम है, और जो ब्लू एरिया दिखा रहे हैं ग्राफ में उसमें हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है बढ़ाने की वजह से एरिया बढ़ रहा है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे क्लास 12 के बच्चे फटाफट से अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R and T2 minus T1 upon T1 T2। इस फॉर्मूले को हम अच्छे से जानते हैं और हमने क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है। द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन at 500 Kelvin and 700 Kelvin are given to be 0.02 second and it is per second and it is also given to be 0.07 per second। तो आपको EA निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आ जाना चाहिए क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है टेम्परेचर T1 कितना था? 500 Kelvin। T2 कितना गिवन है? 700 Kelvin। K1 0.02 per second, K2 0.07 per second। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी और फॉर्मूला हमारा क्या है? log ऑफ K2 by K1 is equal to क्या है? अपॉन EA 0.303 R T2 minus T1 अपॉन T1 T2। यहाँ क्या पुट करूं? 0.07
और यहाँ क्या पुट करूँ 0.02। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ये तो फाइंड करना है। आर की वैल्यू हमें मालूम है 8.314 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर T2 आपको मालूम है, 700। T1 आपको मालूम है। आप पुट करिए, आप सॉल्व करिए और आपका यूनिट जो आएगा एनर्जी का वो जूल्स में आएगा, राइट। तो आप इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 वर्सेस 18 क्या मतलब है? ऐसा हुआ कि स्मॉलर सरफेस एरिया स्मॉलर रिएक्शन। अरे पढ़ लिया, वाह वाह, Okay. ये तो मैंने ही लिख दिया हिंट दे दिया। लार्जर सरफेस एरिया फास्टर रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास एक बड़ा सरफेस है, तो उस बड़े सरफेस के अंदर जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास कम सरफेस एरिया होगा तो हमारे reaction भी नंबर कम ऑफ होगा। मॉलिक्यूल्स कम इंटरैक्ट कम करेंगे, interact तो करेंगे। रिएक्शन कम होगा। अब यहाँ पे जो एक बड़ा टुकड़ा है वो देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा टुकड़ा है मेटल का पीस का, लेकिन उसके आप देखें तो कितने ग्रीन मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ पा रहे हैं। 8, जो मैंने काउंट करके नियरली लिखा है 8, राइट। राइट। लेकिन जब हमने उस मेटल के पीस को छोटा छोटा तोड़ दिया तो उसको ज़्यादा ग्रीन मॉलिक्यूल्स सराउंड कर पा रहे हैं। हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब किसी भी चीज़ को हम क्रश करते हैं, छोटा करते हैं या पाउडर फॉर्म में लाते हैं तो हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सरफेस एरिया के इफेक्ट की, तो हम कहते हैं फिजिकल स्टेट या नेचर ऑफ द स्टेट या जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है। जितना ज़्यादा हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। So you can clearly see that surface area or the area of contact is the keyword what we are talking here. Then if reactant molecules exist in different phases, आपके पास एक solid है और आपके पास एक liquid है, तो solid के molecule और liquid के molecule में जितना interaction होगा वो उसके surface पे होगा, right? तो ज़्यादा surface, ज़्यादा interaction, ज़्यादा collision, ज़्यादा product formation की possibility, right? तो आप सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को पाउडर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। फटाफट से एक एक्टिविटी कर लेते हैं। राहुल टाइम अलाउ करेगा हमें? यस प्लीज, वी हैव इनफ 20 मिनट्स। ओके ओके। अगेन इसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है, और 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, ठीक है? May I help you? हाँ या प्लीज, थैंक यू। तो इसके अंदर दोनों में हम थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेते हैं। ये लो, आप पहले ले लो। ऑलराइट। अब हम फिर से देखेंगे कि राहुल केमिस्ट्री के स्टूडेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट बस किसी तरह से बच्चों की समझ में आ जाए, नहीं, वही बिल्कुल ज़्यादा आए। बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो बच्चे सबसे ऊपर है। ये मैं हाँ, इसको इसको रखता हटा हूँ लेते साइड हैं। में। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, ओके। ठीक है? ये हम यहाँ दिखा देते हैं बच्चों को। हाँ, या यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। और बहुत बेहतर तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, चलिए अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? चलिए अब हम जिंक के ग्रैन्यूल्स को अपने टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ओके, राहुल, तुम्हें बड़े बड़े पीस चाहिए या छोटे छोटे पीस चाहिए? एज पर योर चॉइस। चॉइस मेरी है। चलिए, हम राहुल को बड़ा पीस दे देते हैं और इसके रिएक्शन में डाल देते हैं, और मैं थोड़े थोड़े चूरा ले लेती हूँ, ठीक है? लेट्स टेक स्मॉल पीसेस। चलिए राहुल, अपनी टेस्ट ट्यूब आप देखिए और मैं अपनी टेस्ट ट्यूब देखती हूँ। देखते Okay. हैं कौन जीतता है। मेरा ध्यान मेरी टेस्ट ट्यूब पर ही है। अच्छा, मेरा ध्यान तो अभी अपनी टेस्ट ट्यूब पे है। होना चलिए। भी चाहिए। देखते हैं किसकी टेस्ट ट्यूब में देखिए क्या कुछ बबल्स बन रहे हैं क्या? इधर कर ले, दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियरली है, बिल्कुल क्लियरली दे कैन सी। क्या मेरी टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनते दिख रहे हैं? राहुल, तुम देखो, बिल्कुल दिख तो रहे हैं मुझे भी, तुम्हारे पे लेकिन मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा ना, मेरे में पहले शुरू हो रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा है आपका, राइट? मेरा नहीं, जिंक का। हाँ वही, मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में जो जिंक है उसका, राइट, तो जिंक क्योंकि का यहाँ ये बड़ा टुकड़ा है, हाँ। इसमें छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हैं। बराबर एसिड लिया
ओके। छोटा पाउडर मैंने लिया, आपको मैंने बड़ा पीस दिया, दिलदारी दिखाई। हाँ। लेकिन सरफेस एरिया लेकिन मेरा कम हो गया। हाँ, दिलदारी और में नुकसान यहाँ हो पर जाएगा। सरफेस एरिया देखो, बबल भी उठता हुआ दिख रहा होगा आपको। राइट राइट। ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है। ओके। ये जो बबल्स बनने शुरू हो गए हैं हाँ। ये हाइड्रोजन गैस के हैं। ओके। राइट। आपके भी बनना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन हल्के काफी फास्ट है। reaction हो रहा हाँ है, देखो yes। स्टार्ट हो गया। बहुत छोटे छोटे हाँ, बनने लेकिन शुरू हो गए। इसमें पहले शुरू हुआ सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया की वजह से। ओके। राइट। तो सिंपल सा रिएक्शन है। जिंक आपकी लैब में बच्चों होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा, आपके पास हो सकता है जिंक डस्ट भी अवेलेबल हो, तो आप अपने टीचर्स के साथ ये एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस केस में पहले बबल्स बनेंगे और रिएक्शन फास्टर कहाँ होगा। राइट। एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको बड़ी इजीली देख सकते हैं कि पहले बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स उस टेस्ट ट्यूब में बने जिसमें सरफेस एरिया हमारा देखिए बहुत बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें, इस टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी ऊपर भी आएंगे, आपको वो ट्रैवल होते भी दिखाई देंगे, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई भी दिखाई देगी। 1 से 2 मिनट लग सकते हैं लेकिन आपको दिखाई देंगे। बट लेकिन अभी रिएक्शन बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है। हाँ, हो जाएगा बस, अब दोनों में हो जाएगा फास्ट। और ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने 10th में करा हुआ है, जिंक प्लस HCl, पर तब आपने सिर्फ इसको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ा था। आज आप इसको काइनेटिक्स की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। आप देखिए मेरे बबल्स ऊपर तक आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, अगर आपने बच्चों ध्यान दिया होगा, ये देखिए ये बबल ऊपर ट्रैवल कर रहा है। कैन यू सी? बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बच्चे देख पा रहे हैं। ये देखिए बबल्स ऊपर आने शुरू हो गए, लेकिन राहुल की टेस्ट ट्यूब में अभी तक बबल ऊपर नहीं आया है। मुझे आने शुरू हुए। आ गए। हुए। हाँ हाँ। तो दैट इज द कंपैरिजन। आई होप इट इज क्लियर। यस इट इज। राइट। चलिए आगे बढ़े। यस प्लीज। या ये रिएक्शन होता रहेगा, इसको हम साइड पे रख देते हैं क्योंकि ये रुकेगा नहीं जी। ये जब तक जिंक इसमें डिसॉल्व नहीं होगा द रिएक्शन विल कीप ऑन प्रोसीडिंग। ओके। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं तो मैं एक जिंक इलेक्ट्रोड भी लाई थी। राइट। ये जिंक इलेक्ट्रोड भी हमारा सेम रिएक्शन करेगा और सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज्यादा टेस्ट ट्यूब इसको रॉड को ज्यादा डिप करेंगे तो रिएक्शन फास्टर होगा। अगर आप सिर्फ कॉर्नर डिप करते हैं, सरफेस एरिया कम रखेंगे, तो आपका रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वही सब पॉइंट्स हैं, आप थ्रू पीपीटी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आएंगे नोट्स। और बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। राइट। चलिए ठीक है राहुल, ब्रांड्स की सेल का सबको वेट रहता है ना। वैसे खरीदने जाएंगे हम, 2500 का शर्ट है, 2500 का सूट है, तो वेट करते हैं बस डिस्काउंट कूपन मिलने ही वाला है, गिफ्ट कूपन मिलने ही वाला है। राइट। तो गिफ्ट कूपन क्या काम करता है? प्राइस को रिड्यूस कर देता है। प्राइस को रिड्यूस कर देता है। गिफ्ट कूपन आपको एक्साइट करता है, आपको शॉपिंग करने के लिए धक्का देता है, अरे यार सेल लगी है, चल 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 सेल लगी है। धक्का तो नहीं देता है बट समहाउ एक्साइट तो करता है कि ले ही लेते हैं। हाँ, ले जरूरत ना भी हो। हाँ, yes। तो कई बार हम सिर्फ सेल के लालच में जाकर, क्योंकि हमें गिफ्ट कूपन मिला है और ये 2500 वाली चीज जो है वो 1000 में मिल रही है, लेट्स गो शॉपिंग। ठीक है। तो हम कैटलाइज हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमारा जो कैटलिस्ट है, जो हमारा 4th फैक्टर है, वो काम करता है गिफ्ट कूपन का, डिस्काउंट का। हमें हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को वो एक्साइट करता है कि यस लेट्स डू दिस, लेट्स फॉर्म दी प्रोडक्ट। राइट। सो अब बात कर लेते हैं कैटलिस्ट के रोल की। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन व्हेन इट पार्टिसिपेट्स इट फॉर्म्स टेम्पररी बॉन्ड्स और इट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे, राइट, फॉर द रिएक्शन टू अकर। सो 90 रुपए चाहिए थे राहुल, 45 रुपीज का कूपन दे दिया, गिफ्ट कूपन। मुझे फिर भी 45 चाहिए होंगे। अब 45 चाहिए। काम कितना हो गया? आसान हो गया। आसान तो हो गया है। कैटलिस्ट डाला थोड़ा सा, क्या डाला हमने? गिफ्ट वाउचर, कैटलिस्ट। राइट। तो दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कैटलिस्ट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। राइट।
तो हम अपनी स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं, ये कूपन हटा देते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, and it results in formation of the intermediate complex. That is how it works. Then this has a transitory existence. मतलब ये permanent existence नहीं है, सिर्फ transitory है। आपको थोड़ी देर के लिए बनेगा और फिर ये move out हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, आपका catalyst वापस मिल जाएगा, right? And it decomposes to give you products. आपके product बनेंगे और साथ में जो आपने catalyst use किया वो वापस से regenerate हो जाएगा, right? That is how it works. Now let us talk about the second reaction. Okay. Now when I look at this slide again, yes, हम ये बिलीव करते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दे देता है, शॉर्टकट, राइट? इट गिव्स अस अ शॉर्टकट। आप जा रहे हैं, आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपके पास गूगल सर्च मैप आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे इंडियन ऐप्स भी हैं, तो क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज आप एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। सो डज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट टू। आपको एक पाथ मिल रहा है जिसमें 90 रुपए लग रहे हैं और एक पाथ मिल रहा है जिसमें 45 रुपीज लग रहे हैं, पर मिल आपको सेम प्रोडक्ट रहा है, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्टकट लेंगे, राइट? नेचुरली हर कोई देखेगा। तो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ रिएक्शंस। Now it is believed that a catalyst provides an alternative pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactants and the products. Secondly, it does lower the activation energy. वो जो peak थी उसको वो नीचे ले आता है। Next, एक small amount of catalyst use होता है, आपको बहुत सारा catalyst नहीं डालना पड़ता, catalyst बहुत कम amount में use होता है reaction को, उसके rate को बढ़ाने के लिए। A catalyst does not alter Gibbs energy of a reaction. Gibbs energy change पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये कि कैटलिस्ट जादू नहीं है, जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या स्पॉन्टेनियस नहीं है वो रिएक्शन कैटलिस्ट डालने से नहीं होंगे। ये उन्हीं रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा या उन्हीं के रेट को बढ़ाएगा जो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस हैं। So we cannot say that the reaction which is non-spontaneous will become spontaneous on adding a catalyst. It is wrong. A catalyst will only make the path of the reaction easier, right? Then a catalyst also does not affect the equilibrium situation. अगर आपकी reaction reversible है, वो forward direction में भी जा रही है, वो backward direction में भी जा रही है, तो catalyst दोनों के rate को बराबर से increase करता है। Only thing is it helps us to attain the equilibrium early. हमें equilibrium जल्दी से मिल जाएगा, हमारे reaction का rate बढ़ जाएगा। That will happen when we add a catalyst. लेकिन हम ये सोचें कि वो रिएक्शन के फॉरवर्ड रेट को बढ़ा देगा, बैकवर्ड रेट को नहीं बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। So a catalyst makes sure that the reaction proceeds in both the directions but at the faster rate, right? Now let's look at a graph here. जो पहला darkened graph है, जो पहली लाइन है, that indicates uncatalyzed pathway, right? आप रिएक्टेंट्स की एनर्जी आपकी सेम है, आप डार्क वाले पाथ से जा रहे हैं, अनकैटलाइज्ड पाथ से जा रहे हैं, आप 90 रुपीज़ आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। आपने ज़रा सा कैटलिस्ट डाला, आपका रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पीक नीचे हो गया, सो योर रिएक्शन विल बिकम फास्टर और आप जल्दी से प्रोडक्ट की स्टेट पे पहुंच जाएंगे, राइट? सो दिस ग्राफ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैटलाइज्ड पाथवे एंड व्हाट इज एन नॉन कैटलाइज्ड पाथवे। चलिए, हमने पढ़ा, हम कुछ थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हमने काइनेटिक्स के बारे में बात करी, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी, और सबसे अच्छी बात ये कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है और कैसे फील की जा सकती है उसके बारे में हमने बात की। तो ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझ लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, बिल्कुल सही। तो व्हाई वी शुड स्टडी काइनेटिक्स?
वाई वी शुड स्टडी काइनेटिक्स का आंसर इस चीज़ में आता है कि हमारे आसपास इतने रिएक्शंस होते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल्स की एज डिटरमिन करनी है, हमें कार्बन डेटिंग की एज, हम प्लांट्स की, जो हमारे वुड्स होते हैं, जो ट्रीज कट हो जाते हैं, उनके हमें एज डिटरमिन करनी है, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस का ज़माना है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ज़माना है, तो उनके भी रिएक्शन रेट्स होते हैं, उनको हम ऑल्टर कर सकते हैं। आज की डेट में सिंथेटिक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और सिंथेटिक एलिमेंट्स की लाइफ आप सोच सकते हैं एज स्मॉल एज 0.89 मिली सेकेंड्स, राइट। जो हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 0.89 मिली सेकेंड्स है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज समथिंग, और द केमिकल काइनेटिक्स इज समथिंग विच इज़ फैसिनेटिंग। आप जब उसको करेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, यू विल फाइंड आउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नो केमिकल काइनेटिक्स, राइट। ठीक है, कोई सवाल? एक सवाल आया है, संभव ने ये भेजा है जी। वो ये जानना चाहते हैं कि why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट है। जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है, और ये मैग्नीशियम सल्फाइड की भी हो सकती है। जो भी एयर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर एक पतली सी बड़ी फाइन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो रुक रुक के जलेगा अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया। जैसे कि आप फुलझड़ी कई बार जलाते हैं तो वो रुक रुक के जलती है, आप कहते हैं ये पुराना है या इसमें प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है। तो ऐसे ही आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे बिना रब किए सैंड पेपर से, तो आप पाएंगे कि वो जल जल के बीच में रुक रहा है। तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हिंडर करेगी। तो इसलिए जब भी आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, पहले उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन करिए, ताकि वो लेयर्स जो कि एयर के कांटेक्ट में डेवलप हो गई हैं वो रिमूव हो जाए। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऑलराइट संभव, होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। और अभी भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइव देख रहे हैं, वहाँ पर आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आसानी से उसका सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, हम अभी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, ताकि कुछ रह ना जाए, क्योंकि जब आगे कभी आपको ये ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। तो एक बार जान लेते हैं मोनिका जी से कि और क्या रह गया है। बिल्कुल, एक बार फटाफट से एक माइंड मैप से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, राइट, आई थिंक दैट विल हेल्प। यस प्लीज। माइंड मैप्स हमारे लिए इसलिए होते हैं कि हम उसको, जो हमने चीज़ें पढ़ी उनको समराइज कर सकें। आप इसको माइंड मैप कह सकते हैं, कंसेप्ट मैपिंग कह सकते हैं, आजकल बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट। हमने बात करी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में एक वर्ड आया केमिकल काइनेटिक्स, और मैंने सोचा ये क्या है। जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स की बात करी तो मुझे किसी ने बताया कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है। यस। आपको कहा गया स्पीड। ये मत सोचिएगा मुझे स्पीड के स्पेलिंग नहीं आते हैं, इट इज जस्ट कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी कार जूम करके जा रही है। Okay. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। फिर हमने कहा कि अगर हमारे रिएक्शन मॉडरेट हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं और एवरेज हो सकते हैं या स्लो हो सकते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। और आपने उनके एग्जाम्पल्स में बात करी, मैचस्टिक बर्न करी, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। मॉडरेट रेट में आपने बात करी, जो हमने रिएक्शन किया सोडियम थायोसल्फेट और HCl का, जिसमें टर्बिडिटी आई, धुंधलापन आया। अगर आपको याद हो ये वाला रिएक्शन। जी बिल्कुल। और स्लो की अगर हमने बात करी तो हमने बात करी रस्टिंग की, आयरन रस्ट हो जाता है, या कोल फॉर्मेशन की, राइट। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग हमारे दिमाग में रिएक्शंस की बात आई। फिर हमने कहा कि अगर हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो होता क्या है। तो हमने कहा एक कंटेनर है, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं
और टकरा कर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, कुछ अभी रिएक्टेंट की ही फॉर्म में रह जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यस। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारी? हमारा कीवर्ड था इफेक्टिव कोलिजन। यस। और उसके लिए हमने दो पैरामीटर्स की बात करी थी। मेरे पास होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मेरे पास होनी चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि हमने बात करी थी जिगसॉ पजल की, राइट? अब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? नेक्स्ट हमने बात करी थी हाउ डू वी मेजर, हाउ डू आई मेजर। जब मेरे दिमाग में ये थॉट आता है तो मुझे रेट का फॉर्मूला दिमाग में आता है कि जिस रेट से कंसंट्रेशन चेंज होगा ओवर टाइम टेकन, दैट वुड बी माई रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो रिएक्टेंट्स थे तो माइनस डी आर बाई डी टी, और अगर वो प्रोडक्ट्स थे तो डी पी बाई डी टी। ये भी अगर आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास इनिशियली 10 मोल थे, 6 बचे थे, और 1 मिनट का हमने समय लिया था। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमारे इनिशियली 0 थे, 4 बने थे, 1 मिनट का हमने समय लिया था, दैट बिकम्स 4 मोल पर मिनट, राइट? तो ये हमने रिवाइज किया कि हमारे रेट कैसे ऑल्टर करते हैं, कैसे मेजर होते हैं। अब जब हमने रेट मेजर कर लिया तो नेक्स्ट चीज़ हमारे माइंड में जो आई थी वो ये आई थी कि क्या हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? आजकल गाड़ियों में कंट्रोल क्रूज है। yes. तो हमारा कंट्रोल क्रूज क्या है? फर्स्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर 4 पैरामीटर्स की बात करी। कैटलिस्ट, जो भी अभी हमने खत्म किया, हमारा गिफ्ट कूपन, ओके, जो हमारा क्या करता है, हमें ऑल्टरनेट पाथवे देता है, शॉर्टकट देता है। यस। एक था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें हमने बात करी मेट्रो की, यानी कि मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द रिएक्शन रेट। यस। एक शायद इसमें था टेम्परेचर। वेरी गुड। मोर इज द रिएक्शन रेट। दूसरा था टेम्परेचर, और टेम्परेचर की हमने बात करी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी? इफेक्टिव कोलिजन की। और इस तरह से हमारा रेट इंक्रीज होगा। एंड इसका हमने एक फॉर्मूला भी किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था, और वो आप और प्रैक्टिस करिए क्योंकि पेपर में तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लास्टली नेचर और द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, जिसमें हमने जिंक और HCl का रिएक्शन लिया और हमने सरफेस एरिया की बात करी। तो इस तरह से आप अपने लेसन को एक समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, आप बादल बना सकते हैं, और आप अपने क्रिएटिव तरीके से इसे बना सकते हैं, और जैसे मर्जी चाहें आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही सहूलियत और आसानी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि काइनेटिक एनर्जी की बात हम आज कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपने समझाया कि क्या होता है ये केमिकल काइनेटिक्स। मिसेस मोनिका, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड ब्यूटीफुल entertaining and engaging session of chemistry. Thank you very much for your time. Thank you so much. Happy learning, dear viewers. Yes. और हमारा ये जो केमिस्ट्री का सेशन है यहीं समाप्त होता है। आप इसे जब भी दोहराना चाहें, YouTube पर ये सेव रहने वाला है, एक्सपेरिमेंट्स भी, लेकिन एक्सपेरिमेंट केयरफुली करिएगा, और किसी के अगर अंडर में करेंगे तो वेल एंड गुड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए PME विद्या चैनल के साथ। नमस्कार।